ਨੀ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਂ, ਰੱਖਾਂ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ, ਡੱਬ ਨਾਲ ਲੂਗਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਫਲੱਡ ਆਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਕੁੜੇ, ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ मेरा सिर बिल्लो उन्हां मोढियां उत्ते माण कुड़े। ये लाइंस है सिद्धू मूसेवाले की फेमस एल्बम PBXA के सॉन्ग बैड फैला की। इस सॉन्ग का मीनिंग है, मैं ब्रैम्पटन की तरह जीता हूँ, गोरे काले सब मेरे साथ हैं, जेब में बंदूक है, बाढ़ जैसी मेरी चाल है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं जीना है लड़की, जिन पर मेरा सर है उन कंधों पर मुझे नाज है। दोस्तों, इस सॉन्ग की 2 लाइंस पर फोकस करने की जरूरत है। पहली, जेब में बंदूक है, और दूसरी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं जीना है। PBX1 वायरल हो रही थी और उसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला इंडियन मीडिया की नजर में भी आ गए थे। उनके सॉन्ग्स में गन्स को रखना और उनका यूज करना प्राउड करने वाला बताया गया था, जैसे पंजाब में बढ़ रहे गन कल्चर से कनेक्ट किया जा रहा था। और वहीं इसकी दूसरी लाइन थी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं जीना है। वो ये बताती है कि शायद सिद्धू जानते थे कि उनकी लाइफ में अब खतरा बढ़ने वाला है। सिद्धू जब फेमस होने लगे तो उन्होंने इंडिविजुअल सॉन्ग्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। 2018 में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया PBX1 टाइटल के साथ। रिलीज की गई इस एल्बम में टोटल 13 सॉन्ग थे। उन्होंने इस एल्बम को PBX नाम इसीलिए दिया था क्योंकि ये उनकी गाड़ी का नंबर था। PBX1 का हर सॉन्ग हिट हुआ था और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले की अपनी फैंस के बीच में एक इमेज बन गई थी कि ये रिबेलियस सॉन्ग लिखता और गाता है। उनके सॉन्ग्स में दुनिया बदलने की बात होती थी। इस एल्बम में जट दा मुकाबला, दाऊद, बैड फेला जैसे सॉन्ग्स को भी उनके फैंस ने बेहद पसंद किया था। उनकी इस एल्बम के सभी सॉन्ग्स को मिलियन व्यूज मिले थे। अपनी फर्स्ट एल्बम की रिलीज के साथ ही मूसेवाला सक्सेस के उस पीक पर थे जहां शायद ही कोई 25 वर्ष की आयु में पहुंच पाता है। उनका ये एल्बम कैनेडियन एल्बम चार्ट पर चार्टेड था। इस एल्बम को साल 2019 में ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट एल्बम अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ ही सिद्धू मूसेवाले ने बेस्ट इंटरनेशनल मेल एक्ट और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड अपने नाम किया था। उनके सॉन्ग लेजेंड को ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। एक पंजाबी सिंगर इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो रहा था और ये सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट भी था। उनकी फैन फॉलोइंग के साथ ही उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे थे। एक तबके को सिद्धू तभी से खटकने लगे थे। उस वक्त लोगों ने कहा था कि उनके जट दा मुकाबला जैसे सॉन्ग कास्टिज्म को प्रमोट कर रहा है। इस तरह के सॉन्ग यूथ को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसा कहा गया था कि सॉन्ग में किसी एक कास्ट को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की गई है और बाकी कास्ट को नीचा दिखाया जा रहा था। वहीं यंगस्टर्स इस सॉन्ग को अलग ढंग से फील कर रहे थे। इसे लेकर कहा गया था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां कास्ट सिस्टम अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में एक सिंगर आता है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है, इसे अपने सॉन्ग्स में रोमांटिसाइज करता है और उसकी टारगेट ऑडियंस देश की न्यू जनरेशन है। वहां तो इस तरह की चीजें बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उनके इस सॉन्ग को मीडिया ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया था। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि मीम पेज और इंटरनेट पर हेट फैलाने वाले लोगों ने भी उन्हें बहुत जज किया। कभी उनके म्यूजिक और हथियारों के शौक को लेकर, तो कभी ये बोलकर कि ऐसे चेहरे वाला कहाँ सेलिब्रिटी बनने को निकला है। एक तरफ जहां इस एल्बम को नेगेटिवली लिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये एल्बम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रही थी। उनका कंट्रोवर्शियल सॉन्ग जट दा मुकाबला यूके एशियन म्यूजिक चार्ट में 11th नंबर पर पहुंच गया था। एल्बम के अगेंस्ट नेगेटिविटी उनकी सक्सेस में काफी हेल्पफुल प्रूव हो रही थी। उन्होंने अपने एक लाइव शो में बताया था कि उन्होंने अपनी फर्स्ट एल्बम को PBX टाइटल क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी हिस्टोरिकल डिसीजन नहीं लेता हूँ, जो मेरे मन और दिल को अच्छा लगता है वही करता हूँ। उनकी रेंज रोवर का नंबर भी PBX से स्टार्ट होता है और इसीलिए उन्होंने इस एल्बम को ये टाइटल दिया था। सिद्धू मूसेवाला की इस एल्बम के बाद उन पर गन कल्चर को प्रमोट करने के एलिगेशन लगाए गए। उनके सॉन्ग्स में गन्स एंड वायलेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। सोशल मीडिया पर भी वो गन के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करते थे। कई बार उन्हें इसे लेकर सवाल भी किए जाते थे।
उनके सॉन्ग्स को लेकर कहा जाता था कि वो यंगस्टर्स के बीच में भी गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मूसेवाला से एक टीवी इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि उनके सॉन्ग गैंगस्टर कल्चर को प्रमोट करते हैं और इससे यंगस्टर्स पर गलत इम्पैक्ट होता है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हथियार रखना कोई क्राइम नहीं है। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट क्यों वेपन रखने के लिए लाइसेंस देती है? मैं अपने पास वेपन सिर्फ इसलिए रखता हूं ताकि खुद की सेफ्टी कर सकूं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें वेपन्स रखना पसंद है। उन्हें शूटिंग की फील्ड में जाने का चांस नहीं मिला, वरना वो इस फील्ड में जरूर जाते। सिद्धू मूसेवाले को गन वायलेंस को प्रमोट करने का जिम्मेदार भी ठहराया जाता था। वैसे भी पंजाब में गन वायलेंस इंडिया के बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और ऐसा कहा जाता है कि उनके सॉन्ग्स यंगस्टर्स को गन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करते थे। यंगस्टर्स पर उनके सॉन्ग्स के नेगेटिव इम्पैक्ट पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी किसी बच्चे को ये कहा जाता है कि ये चीज गलत है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। अगर हम किसी चीज को करने से यंगस्टर्स को रोकते हैं तो उनका झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। हमें चाहिए कि हम बच्चे को सही और गलत का डिफरेंस करना अच्छे से सिखाएं। उन्होंने कहा था कि हमारे रिलीजन में भी हथियार को बॉडी का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है और अपनी सेफ्टी के लिए वेपन रखना कोई गलत बात नहीं है। आर्मी भी अपने पास हथियार रखती है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। मैं भी सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ही वेपन का यूज करता हूं। जब सवाल किया गया कि आप हमेशा गन्स के साथ ही नजर आते हैं और हमेशा इन्हीं को प्रमोट करते हैं, तब उन्होंने जवाब में कहा था कि मैंने कई सारे अच्छे सॉन्ग्स भी बनाए हैं लेकिन लोग उनके बारे में बात नहीं करते। मैंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करते हुए 2 सॉन्ग्स बनाए थे, वो भी फैंस ने बेहद पसंद किए। नेगेटिव चीजें लोग जल्दी ढूंढ लेते हैं लेकिन मेरे अच्छे सॉन्ग्स के बारे में कोई बात नहीं करता। वैसे उनकी ये बात काफी हद तक सही भी है। उन्होंने सिर्फ गन वाले गाने ही नहीं बल्कि बहुत सारे रोमांटिक और फैमिली कल्चर वाले गाने भी गाए थे, बनाए थे। उल्टा पंजाब के बाकी सिंगर्स की तरह उन्होंने कभी भी शराब या किसी और प्रकार की नशीली वस्तुओं को प्रमोट नहीं किया। और तो और उनके रोमांटिक गानों में भी बाकी सिंगर्स की तरह लड़की की बॉडी को रोमांटिसाइज नहीं किया गया था। उल्टा साफ सीधे कल्चर वाला रोमांस होता था जो इज्जत से शादी का हाथ मांगने की बात करता था। लेकिन फिर भी पंजाब में बढ़ते गन वायलेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अगर फिगर्स की बात करें तो पंजाब में देश की पॉपुलेशन का केवल 2% है लेकिन यहाँ देश की 10% लाइसेंस बंदूकें हैं। होम मिनिस्ट्री की फिगर्स की बात करें तो जनवरी 2022 तक पंजाब में 3,90,275 से अधिक लाइसेंस वेपन्स थे। पंजाब में हर 1,000 लोगों पर 13 बंदूक लाइसेंस है। पंजाब में 5 साल में 3,500 से ज्यादा मर्डर के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पंजाब में गन कल्चर को प्रमोट करने का क्रेडिट पंजाबी सिंगर्स को ही जाता है जो अक्सर अपनी एल्बम्स में गले में सोने की चेन और बंदूक राइफल पहने दिखाई देते हैं। पंजाब में गन कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सॉन्ग्स में वायलेंट एक्टिविटीज और वल्गर सॉन्ग्स को ग्लोरीफाई करने को लेकर ऐसे सिंगर्स को फटकार लगाई थी। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि वो इंडिया वापस क्यों आए और आने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ।